हेलो गाइस, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल में। आज आप लोगों के लिए एक ऐसी स्टोरी लेके आई हुई हूँ जो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, जहाँ पर इस ड्रामे की फीमेल लीड अंधी होती है और उसको अपने प्रॉपर्टी को अपने नाम पे करने के लिए दादाजी के विल के हिसाब से जल्द एक बेबी चाहिए होता है। लेकिन ट्विस्ट ये है कि जिस बंदे को अपनी बेबी पैदा करने के लिए इस्तेमाल करती है वो एक हिडन माफिया बॉस था और साथ में उसका स्टेप ब्रदर निकलता है। बाकी सब कुछ देखने के लिए आपको ड्रामा देखना पड़ेगा। ड्रामा काफी रोमांटिक है, इंटरेस्टिंग है। कहानी की शुरुआत इस ड्रामे की मेन लीड जियांग से होती है। जियांग काफी ज्यादा रूथलेस था, एक माफिया बॉस हुआ करता था। उसका एक बंदा उसे धोखा दिया था, जिस बात की वजह से जियांग काफी ज्यादा गुस्से में था और उसका बंदा उससे माफी मांग रहा होता है। वो उससे बोलता है माफी जैसे सब दुनिया में सबसे ज्यादा यूजलेस होते हैं और वो सिर्फ लूजर लोग मांगते हैं, बोलकर उसको वो चाकू मारता है और सीन को यहीं पर काटा जाता है। एक सीन से दिखाया जाता है सीन जो इस ड्रामे की फीमेल लीड होती है और वो एक अंधी थी और उसको उसके असिस्टेंट ये बोल रही थी कि उसको एक लड़का तो मिला है लेकिन वो बोल नहीं सकता, तो अभी जो काम तुम्हें करवाना है उससे करवा लो और ऐसे भी क्या फ़र्क पड़ता है, दिखने में तो अच्छा ही है और फिजिकली फिट भी है तो अच्छा बेबी भी हो सकता है। और यही सब कुछ सोचते हुए सीन अंदर कमरे में आती है और तभी हमें दिखाया जाता है वहाँ पर जियांग होता है। जियांग वॉशरूम से आता है तो वो वहाँ पर सीन को दिखता है। सीन को जानता नहीं था, लेकिन सीन जो होती है उससे बोलती है कि तुम यहाँ पर जिस काम के लिए आए हो वो करना स्टार्ट करो और तुम टेंशन मत लो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम बोल नहीं सकते, आई डोंट केयर, मुझे बस एक बेबी चाहिए और जब तक मैं प्रेग्नेंट नहीं होती तब तक तुम्हें मेरे साथ रहना है। ऐसा बोलती है, उसके ऊपर चढ़ जाती है और तभी जियांग उसको देखता है। पहले तो उसे समझ में नहीं आता कि कोई रैंडम सी लड़की आकर ये बोल रही है। उसके बाद उसकी आंखों के सामने हाथ हिलाता है, उसे समझ में आता है कि ये अंधी है। उसे हंसी आता है कि मतलब एक अंधी लड़की एक गूंगे लड़के से प्रेग्नेंट होने की प्लान बना रही है। उसके बाद उसे लगता है चलो इसी के साथ चलते हैं। उसके बाद वो दोनों एक दूसरे के साथ एक अच्छा सा रोमांटिक नाइट स्पेंड कर लेते हैं। फिर मॉर्निंग को जब जियांग अपने आंखें खोलता है तो वहाँ पर वो किसी को भी देखता नहीं है। वो सोच रहा होता है कि वो लड़की गई कहाँ। तभी हमें दिखाया जाता है उसके साइड पर एक चीज था और वहाँ पर ये चीज लिखा हुआ था कि जब तक मैं प्रेग्नेंट नहीं होती तुम्हें मेरे साथ रहना है, आज के बाद तुम किसी और के पास नहीं जा सकते और तुम्हारा काम अच्छा था। जियांग हंसता है और वो मन ही मन में सोचते है कि क्या सच्ची में इसको मैं एक मेल मॉडल लग रहा हूँ। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो सीन थी वो अपने घर पे होती है, वो रेडी हो रही होती है और तभी वहाँ पर मेट बातें कर रहे होते हैं। वो लोग ये बोल रहे होते हैं कि सिंह के मॉम डैड की लास्ट ईयर एक्सीडेंट में डेथ हुई थी और एक्सीडेंट के नज़दीक ही ये पता चला था कि सिंह के जो पापा है उनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था, जिससे एक बेटा था उसका। और शायद वो अब अपने मॉम डैड की मौत के बाद अपनी प्रॉपर्टी को क्लेम करने के लिए, मतलब क्योंकि प्रॉपर्टी डिस्प्यूट तो वो नहीं था, तो प्रॉपर्टी को क्लेम करने के लिए आने वाला था। और ये सब कुछ सुन रही होती है सिन। सिन को भी बहुत गुस्सा आ रहा था और वो लोग ये बोल रहे होते कि सिन तो अंधी है और आई थिंक जो आएगा वो एटलीस्ट फिजिकली फिट होगा और फिजिकली फिट होगा मीन्स उसी को प्रॉपर्टी मिलने वाला है, ऑब्वियस सी बात है। और ये सब कुछ सुन के सिन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है और हमें दिखाया जाता है तभी वहाँ पर जो सीन थी वो डॉक्टर की बात याद करती है, जहाँ पर उसे ये बोला जा रहा होता है कि उसकी आंखें शायद कभी ठीक हो ना पाए और दादाजी के विल के हिसाब से इतना था कि हालांकि मॉम डैड की मौत हो चुकी थी, अगर प्रॉपर्टी क्लेम करने के कगार पे हो तब वो प्रेग्नेंट होना चाहिए। मतलब अगर वो इस फैमिली की ख्वाहिश दे सकती है तो अब भी उसको प्रॉपर्टी मिल सकता है, वरना उसके डैड का जो नया बेटा है, जो नाजायज बेटा है, उसको सब कुछ मिलने वाला था। सीन बहुत ज़्यादा केयर फ्री क्लास, बहुत ज़्यादा मैच्योर टाइप की लड़की थी। उसे दुनिया की कोई भी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता था, लेकिन वो कभी भी किसी भी चीज़ को, किसी बाहर वालों को अपने अंदर आने देना नहीं चाहती थी। इसी बात की वजह से वो डिसाइड कर चुकी थी कि उसे किसी भी कीमत पे एक बेबी तो चाहिए। तभी सीन जो होती है उसको ये बोला जाता है कि उसका स्टेप ब्रदर आ चुका है और दादी माँ लेके आई है और उससे मिलने के लिए चले जाए। उसके बाद सीन नीचे की तरफ चली जाती है। सीन नीचे की तरफ आ रही होती है। दादी माँ अब थी दादी माँ और ऐसे भी पौधों का खुशी तो हर किसी को चाहिए। इस बात की वजह से वो वहाँ पर उसके स्टेप ब्रदर जो असल में जियांग होता है उसको कुछ ज़्यादा ही अच्छे से ट्रीट कर रही होती है। वो बोल रही होती है कि जब तुम्हारे डैड ने ये बताया था कि उनका उसका कोई बच्चा है, उस टाइम में हम उसको मिल नहीं पाए थे। अब जब वो वापस आने वाले थे तब तुमसे मिलवाने वाले थे, लेकिन वो तो तुम्हें खुद देख भी नहीं पाया, तुम इतने बड़े हो चुके हो। और तभी वो अपनी पोती को देखते हुए ये बोल रही होती है कि मेरी पोती दिल की तो अच्छी है लेकिन वो बिल्कुल भी किसी काम की है नहीं, उसने कभी कोई सुख दिया ही नहीं। लेकिन हाँ, अभी टेंशन मत लो, एटलीस्ट तुम आ गए हो तो अब मुझे कोई टेंशन नहीं होगा बिजनेस में। उसके बाद जब जियांग सिंह को देखता है वो सोचता है ओह मतलब ये भी। और तभी हमें दिखाया जाता है नीचे, जहाँ पर दादी माँ अपनी पोती को पोतों को पहचान करवाने की ट्राई करती है। बोलते हैं कि ये तुम्हारा स्टेप ब्रदर ही सीन, क्योंकि वो देख नहीं सकती थी, इस बात की वजह से उसे थोड़ी पता है कि कौन उसके सामने खड़ा है। जिस बात की वजह से हमें दिखाया जाता है जो सीन होती है वो
ये बोलती है कि आप ये कह रहे हो दादी माँ कि मेरे डैड के मरने के बाद कोई रैंडम सा लड़का आके ये बोल रहा है कि वो मेरे पापा का खून है और मैं मान जाऊँगी। तब दादी माँ बोलती है कि हमने पैटर्नजी टेस्ट करवाया हुआ है और डीएनए मैच भी हुआ है। वो हँसती है, बोलती है, कोई भी राह चलता इंसान आके मेरे पापा का बेटा कहने के बारे में बोलेगा तो मैं कैसे मानूँगी? क्या पता ये डीएनए टेस्ट रिपोर्ट भी गलत हो। और तभी दादी माँ डाँटते हुए बोलती है कि नहीं, हमने खुद करवाया है और ये डीएनए टेस्ट रिपोर्ट कभी भी गलत नहीं होगा। तुम्हें ये चीज़ मानना पड़ेगा कि तुम्हारा कोई स्टेप ब्रदर है जो तुम्हारे पापा का खुद का बच्चा है। तभी सीन बोलती है, मैं ऐसी बातें कभी नहीं मानूँगी जब तक मैं सब कुछ कन्फर्म ना कर लूँ। और तभी वो गुस्सा करती है, उससे पहले जियांग बोलता है, दादी माँ कोई बात नहीं, अब ये गुस्से में है ना, बाद में समझ जाएँगे। ऐसे भी मैं तो एक नाजायज़ बेटा हूँ ना, और एक नाजायज़ बच्चे को एक्सेप्ट करना इस फैमिली ने कर दिया मेरे लिए तो वही बड़ी बात है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जियांग को उसका बंदा ये बोल रहा होता है कि आपको किसी और वहाँ पर उनका नाजायज़ बेटा आने वाला है तो उसकी जगह आप रहने वाले हो, और वो ये सब कुछ याद कर रहा होता है। और अभी हमें दिखाया जाता है बेचारी शिन बहुत ज़्यादा परेशान थी, वो अपने मॉम डैड का एक्सीडेंट याद कर रही थी, उस एक्सीडेंट में वो भी पड़ी। उससे पहले शिन की आँखें ठीक थी, लेकिन एक्सीडेंट में पड़ने के बाद ही उसकी आँखें खराब हुई थी, मतलब वो अंधी हो गई थी। वो सब कुछ याद कर रही थी और उसे ये बात बिल्कुल भी यकीन आ नहीं रहा था कि उसके डैड का कोई बच्चा हो सकता है, मतलब नाजायज़ बच्चा। तो इस बात की वजह से वो बहुत ज़्यादा सैड थी। और हमें दिखाया जाता है सीन जो होती है वो अपनी लाठी के सहारे से कमरे में जाती है। कमरे में तो जियांग होता है। जियांग को देखकर वो बोलती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? और तभी वो उससे बोलता है, मैं तो यहाँ पर अपने कमरे में हूँ, लेकिन सिस्टर यहाँ पर क्या कर रहे हो आप? और तभी वो उससे बोलती है कि मैं तुम्हारा। उसके बाद दिखाया जाता है जो जियांग होता है उसको सीन बोलती है कि तुम किसी के भी बेटे हो सकते हो, लेकिन मेरे डैड के बेटे नहीं हो सकते, मुझे अच्छी तरह से पता है। वहाँ से वो चाकू उठाती है और उसे मारने वाली थी, तभी जियांग उसके चाकू को पकड़ता है और वो बोलता है, सिस्टर क्या इस चाकू से मेरे बाल काटने वाले हो? लेकिन आई एम नॉट इंटरेस्टेड, इतने लेट नाइट को मैं बाल काटता भी नहीं हूँ। मेरे पेरेंट्स ने बोला हुआ है कि रात को बाल नहीं काटने चाहिए और मैं बाद में हैंडल कर लूँगा, और आप इस टाइम पे यहाँ आए हो, मतलब क्या आप मुझे अपने भाई मानने के लिए आए हो? वो बोलती है, मैं तुम जैसे इंसान को कभी अपना भाई मानने नहीं वाली। तो उससे बोलता है ओके, वो सब कुछ ठीक है, बाद में बात करेंगे दादी माँ सब सामने तो, लेकिन अभी के लिए ना आप आराम करो, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में लग रहे हो बोलकर वो उसे गोदी में उठाता है। वो उससे बोले होते कि पागल आदमी, मुझे रखो ज़मीन पर। वो उससे बोलता है नहीं, अभी मुझे रखना नहीं है, क्योंकि रात के टाइम पे लोग गलत समझ सकते हैं हम भाई-बहन के बारे में। उसे उठाता है, उसके रूम में लेकर बेड में फेंकता है और वो बोलता है, ये रहा आपका कमरा, और मैं बस अच्छे भाई होने के नाते से ये सब कुछ कर रहा हूँ, तो दोबारा मेरे कमरे में मंडराते हुए ऐसा बोल के चला जाता है। सीन हँसती है और बाद में पता चलता है वो उसके कमरे में जानबूझ के गई थी ताकि उसके बाल को निकाल सके, और वो एक डीएनए टेस्ट करने के लिए डीएनए सैंपल लेके उसके बाद वो किसी को कॉल करती है और डीएनए सैंपल भिजवाने के बारे में बात करती है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है वो अपने दोस्त के साथ होती है, और तभी हमें दिखाया जाता है वहाँ पर उसकी दोस्त बोलती है रिपोर्ट का क्या हुआ? तभी वो बोलती है डॉक्टर ने बोला है 2 दिन तो लगेंगे। उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो जियांग होता है वहीं से क्रश हो रहा होता है। जियांग को देखकर उसकी दोस्त बोलती है, इसको मैंने कहीं देखा है। उसे याद आता है कल रात वाली बात जब वो किसी रैंडम लड़के को ढूँढ रही होती है, मतलब इसी बात के लिए आप समझ गए होंगे किस बात के लिए। तो वो उस क्लब के मैनेजर को ये बोल रही होती है कि तुम्हारे यहाँ के लड़के कोई भी अच्छे नहीं है और मिस सिंह को अच्छा लड़का चाहिए, सबसे हेल्दी और थोड़े मस्कुलर टाइप का। तभी उसके साइड से जियांग गुजर रहा था, तो अब वो ये बोलती है कि ये लड़का, ये तो मैंने मुझे वहाँ देखा था। उसके बाद अपने दोस्त को बता देती है कि मतलब नाइट क्लब में देखा था। और अभी जो सीनियर सिंह के लिए ये बात तो परफेक्ट है ना कि मतलब उसका जो भाई है सो कॉल्ड भाई बन के आया हुआ है, वो एक नाइट क्लब में काम करता है एजेंट कॉल बॉय, तो ये बात तो उसके लिए परफेक्ट है। इसी बात की वजह से वो उसके अगेंस्ट सबूत ढूँढने की ट्राई करती है। वो क्लब पे भी जाती है उसकी दोस्त, और वो सच्ची में उसका जियांग को वहाँ पर देख लेते हैं। उसके बाद वो भागकर अपने दोस्त के पास जाती है और उसे सच बता देती है कि तुम्हारा जो स्टेप भाई बना हुआ है उसको मैंने क्लब पे देखा हुआ है। उसके बाद दिखाया जाता है अब कंपनी में, जहाँ पर कोई भी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं था कि सेन कंपनी इस तरह से किसी बाहर वाले लड़के को अपने वारिस बनाने के लिए वहाँ का बेटा बना के लेके आएंगे। मतलब शीन के पापा के जाने के बाद ऐसा कुछ हो कोई भी नहीं चाहता था। और वहाँ पर हमें दिखाया जाता है दादी माँ सबका मुंह बंद करती है ये बोलते हुए कि ये मेरा पोता है और ये इस कंपनी को रन करेगा सीन के साथ मिलकर। और तभी हमें दिखाया जाता है और उसकी दोस्त आती है और वो सीन बोलती है कि ये लड़का कभी भी हमारी कंपनी में पैर भी नहीं रख सकता, क्योंकि ये कोई नॉर्मल इंसान नहीं, मेरा स्टेप ब्रदर नहीं बल्कि एक कॉल बॉय है जो एक क्लब में काम करता है। दादी माँ शौक में, सब लोग शौक में कि ऐसा मतलब इतनी बड़ी कंपनी का होने वाला वारिस ऐसा हरकत कैसे कर सकता है। और तभी हमें दिखाया जाता है सीन होती है उसकी दोस्त बोलती है कि मेरे पास सबूत है आंटी, और मैं किसी को लेके आई हूँ जो इस बात को वेरीफाई करेगा। उसके बाद एक बंदा आता है जो उस क्लब का ओनर था, और हमें दिखाया जाता है वहाँ पर एक फ्लैशबैक टाइम जहाँ पर जब शीन और जियांग एक दूसरे के साथ थे, मतलब वही वो एजेंट मेल मॉडल जियांग जब उसके साथ था तो जियांग को शीन ने ये पूछा हुआ था कि
क्या तुम किसी ऐसे लड़के को जानती हो जो बाहर भी काम करता है? और तभी वो इशारा से बोलता है, उसके हाथ में लिखते हुए कि किसकी बात हो रही है, तभी वो फ़ोटो दिखाती है और बोलती है, क्या तुमने इसको कभी देखा है? तभी उसके हाथ पे लिखता है कि एक्चुअली ये बंदा ऑकेज़नली आता है वीआईपी कस्टमर के लिए, वो बहुत खुश होती है, वो अपना काम करने लगती है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है अभी प्रेज़ेंट में, जब वो बंदा वहाँ पर आता है और वो बोलता है कि हाँ, ये बंदा काम करता है हमारे वहाँ पर, लेकिन वो एजेंट कॉल बॉय नहीं, बस 1-2 बार ही आया हुआ है और वहाँ पर बड़े-बड़े फ़ॉरेन से आए ऐसे लोग जो इंग्लिश बहुत अच्छे से जानते हैं और हम उनको इंटरप्रेट नहीं कर पाते, वो बोलता है बाहर फ़ॉरेन से आए हुए लोगों के लिए एजेंट ट्रांसलेटर काम करता है। ये सुन के तो सब लोग शॉक में और तभी शिन के दोस्त बोलते हैं, "पर तुमने तो बोला था वो क्लब में काम करता है।" वो बोलते हैं, "हाँ, मैंने बोला था कि वो क्लब में काम करता है, लेकिन क्या काम करता है आपने पूछा नहीं था ना, तो मैं अब सच बता रहा हूँ, वो वहाँ पर एजेंट ट्रांसलेटर काम करता है।" तभी दादी माँ को बहुत गुस्सा आया। दादी माँ अपनी पोती को पीट देती है, स्लैप मारती है और तुम बहुत ज़्यादा स्टूपिड हो, बहुत जलनखोर हो, तुम एक्सेप्ट नहीं कर पा रही हो बोलकर उससे बहुत डाँटती है। बेचारी शिन समझ चुकी थी कि वो ट्रिक हो चुकी है, मतलब उसके साथ डबल गेम खेला। का गुस्सा कुछ ज़्यादा ही सर के ऊपर चढ़ा हुआ था और इस बात को कंट्रोल करने के लिए जो असिस्टेंट होती है वो बोलती है कि इनको कुछ मत कीजिए, जो भी किया था मैंने किया था, इसका कोई फॉल्ट नहीं है। और उसके बाद सिन बहुत ज़्यादा हॉट थी। दादी माँ जब उसको लाठी से मारने वाली थी तो उस समय पर वहाँ पर जियांग जो होता है आगे आता है और उसके बाद दादी माँ को रोक लेता है और उल्टा उसको चोट लगती है। उसके बाद हम देखते हैं अब अंदर कमरे में जाने के बाद उसकी असिस्टेंट उससे सॉरी बोल रही होती है। उसके असिस्टेंट जो उसके बहुत अच्छे दोस्त भी थे वो उससे बोलते कि तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है, उसने बहुत बड़ा गेम खेला है और मैं इतनी ईज़िली इस चीज़ को जाने नहीं दे सकती। वो बोलती है, आप क्या-क्या करोगे? आप ऑलरेडी देख नहीं सकते और आपने जितना कुछ झेला हुआ है ना, वो कोई झेल नहीं सकता। और उल्टा आपको पता भी है कि आपके मॉम-डैड का एक्सीडेंट जब आप भी उसी गाड़ी में थी तब कितना गंदा हुआ था। ऐसा लगता है आपकी फैमिली को तबाह करने के लिए कोई पीछे पड़ा हुआ है। वो बोलती है, हाँ, ये बात सच है और मैं इस चीज़ को कभी जाने नहीं दूँगी। एक फ्लैशबैक जहाँ पर जब शीन अपनी आँखें खोलती है एक्सीडेंट के बाद, तो उसने ये सुना हुआ था किसी को ये बोलते हुए कि इस खानदान को मुझे पूरी तरह से मिटाना है। उसके बाद वो वहाँ से गाड़ी को चला के चला जाता है, सिर्फ़ वॉइस सुनाई दिया जाता है और उसकी जो असिस्टेंट थी वो बोलती है जो भी हो लेकिन ये बात बहुत रिस्की है। उसके बाद उसे कॉल आता है और उसे ये बताया जाता है कि पैथोलॉजी टेस्ट रिपोर्ट आ चुका है और जो पॉजिटिव था, मतलब जो जियांग है वो उसी का स्टेप ब्रदर था। ये सुन के बेचारी को बहुत बड़ा झटका लगता है। जैसे वो पैथोलॉजी टेस्ट के रिपोर्ट के बारे में डॉक्टर बताता है, उसके बाद हमें दिखाया जाता है उसके कंधे पे, उसके बैक पे चाकू रखा गया था और ये कोई और ने जियांग ही करवाया था, मतलब जियांग के कहने पर ही ये सब कुछ हुआ था। उसके बाद वो डॉक्टर को बोलता है कि तुम्हें पता है कि तुम्हें क्या करना है, कितना मुँह खोलना है और कितना नहीं। उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। उसका बंदा उससे बोलता है, बॉस हमने अपना सैंपल तो चेंज कर लिया लेकिन आगे का क्या? वो बोलता है जब तक मेरा मकसद पूरा ना हो इसको चलने दो और वो कुछ कर नहीं पाएँगी। वो है बहुत स्मार्ट लेकिन वो इतनी भी स्मार्ट नहीं कि मुझे जीत पाए। उसके बाद हमें दिखाया जाता है क्रश सो रही होती है। उस समय पर दादी माँ को जियांग को ये बोलते हुए सुनती है कि उसे वो कुछ फ़ोटोज़ दे रही थी और उनमें से किसी से शादी करनी पड़ेगी क्योंकि दादाजी के विल के हिसाब से इस घर का बच्चा 2 में से एक जो सबसे पहले एक बेबी बना पाएगा, हायर को पैदा कर पाएगा, वही इस फैमिली का वारिस बनेगा। तो ये सब कुछ सुन के उसे बहुत बुरा लगता है और उसके बाद वो वहाँ से क्रश हो रही होती है, वो गिरने वाली थी, उसे पकड़ता है, उससे बोलते हैं कि मुझे हाथ मत लगाओ। वो बोलता है, मुझे तुम्हें हाथ लगाने का कोई शौक नहीं है, लेकिन अब दादी माँ यहाँ पर है और मैं तुम्हारा भाई हूँ, तो मेरा फ़र्ज़ बनता है तुम्हें प्रोटेक्ट करूँ क्योंकि तुम्हें सहारे की तो ज़रूरत है। उसे धक्का देते हैं और बोलते हैं कि मुझे सहारे की कोई भी ज़रूरत नहीं है और सबसे बड़ी बात तुम्हारी असलियत तो मैं सबके सामने लेके रहूँगी। और उसके बाद वहाँ से वो जाने वाली होती है और तभी हमें दिखाया जाता है उसके चेस्ट पे निशान याद करती है। निशान पकड़ ली थी। उसके बाद उसे याद आता है कि जिसके साथ वो नाइट स्पेंड किया करती है उसके चेस्ट पर भी कुछ तो था निशान जैसा। तो उसके बाद वो मन में कुछ सोचते उससे पहले वो बोलता है, तुम फ़ायदा उठा रहे हो मेरा। और तभी हमें दिखाया जाता है ये रियलाइज़ करती है कि वो बंदा तो बोल नहीं सकता था, ये बोल सकता है तो ये कैसे हो सकता है। वो वहाँ पर अपना लाठी खोज कर आगे जाने लगती है। वो मन ही मन में सोचती है कि मुझे जल्द से जल्द एक बेबी कंसीव करना पड़ेगा। उसके बाद वो अपने मेल मॉडल को कॉल करती है और वो तो वहीं पर था। तो उसका फ़ोन बजता है, वो पीछे मुड़ती है और तभी हमें दिखाया जाता है जो जियांग था वो फ़ोन को रिसीव नहीं करता और कंटिन्यूअसली फ़ोन बजते रहने की वजह से जो सीन थी वो जियांग को बोलती है कि तुम्हारा फ़ोन बार-बार बज रहा है तो उठा क्यों नहीं रहे हो? तभी वो बोलता है एक हैरेसिंग कॉल है, नथिंग इम्पोर्टेंट। ये सुनने के बाद वो बोलती है कि फिर भी मुझे डिस्टर्ब हो रही हूँ मैं तो उठाओ। वो बोलता है ठीक है, मेरी बहन की बातें मान लेता हूँ। बाद देखा जाता है हमारी सीन थी वो फ़ोन लगा रही थी लेकिन फ़ोन वो रिसीव नहीं करता और टेम्परेरी अनअवेलेबल के बाद दिखाया जाता है कंटिन्यूअसली जो सीन थी वो जियांग को कॉल कर रही थी लेकिन वो तो फ़ोन रिसीव नहीं करता। अब वो परेशान थी क्योंकि उसे रिज़ल्ट तो बहुत जल्द चाहिए था। इसी बात की वज़ह से वो अपनी
असिस्टेंट को कॉल करके बोलती है कोई और ढूँढो। उसके बाद वो क्लब पे जाती है। क्लब पे जाकर लाइन से बहुत सारे लड़के को चेक करती है, लेकिन कोई उसे पसंद नहीं आ रहा था। और तभी हमें दिखाया जाता है बंदी थी जो सब कुछ मैनेज करती थी, वो मन ही मन में सोच रही थी कि अगर इसे ये पता चलेगा कि लास्ट टाइम हम जो लड़के इसके लिए लेके आए थे वो आ नहीं पाया था, क्योंकि इसने गलती से हमारे बॉस से नाइट स्पेंड किया था, तो ये तो जिंदा दफना देगी हमें, तो इस बात को छुपाना है। और तभी जो सीन थी वो बोल रही होती कि मुझे इनमें से कोई पसंद नहीं आ रहा, तुम्हारे पास कोई बेटर नहीं है, इससे बेटर बेटर। तभी वो उससे बोल रही होती कि आप बहुत स्ट्रेस में हो तो थोड़ा ड्रिंक व्रिंक कर लो, हम आपके लिए एपोलॉजी ड्रिंक लाते हैं, राउंड हमारे पास लड़कों की लाइन पड़ी है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है उसे वहाँ पर ड्रिंक करने के लिए दिया जाता है। तभी ये दिखाया जाता है कि दो लोग होते हैं, शेंग और नीना, जो इस ड्रामे के दूसरे कपल है, और वो लोग उसे देखते हैं। और तभी हमें पता चलता है ये जो शेंग है वो स्कूल टाइम पे सीन को पसंद करता था और उनका कोई सीन था, और बाद में उसने उसे छोड़ दिया था। और नीना ही बोले होती है कि तुम्हारे छोड़ने के बाद तो ये ऐसे काम करने लगी, अपने हिसाब से अपने टाइप का लड़का ढूंढने के लिए क्लब आने लगी, ऐसा बोलकर उसके बारे में मजाक बना रही होती है। और तभी हमें दिखाया जाता है वहाँ पर जो बंदी थी वो क्रॉस हो रही होती है, और उसी समय पर दिखाया जाता है जियांग उसे टकराता है। जियांग को देखने के बाद वो बोलती है कि बॉस आप यहाँ पर क्या कर रहे हो। तभी वो बोलता है मेरा यहाँ पर आना जाना काम है, लेकिन तुम यहाँ पर इतनी परेशान क्यों हो। पहले तो वो नहीं बताने वाली थी, लेकिन उसे पता है कि जियांग को बिल्कुल भी झूठ नहीं पसंद। वो बोलती है मैं परेशान हो चुकी हूँ, वो शीन फिर से आई हुई है और वो कितनी पावरफुल है आपको तो अच्छी तरह से पता है बॉस, लास्ट टाइम आपके साथ उसने नाइट स्पेंड की थी, तो अब उससे लड़का चाहिए और हम नहीं ला पा रहे उसके क्वालिफिकेशन के हिसाब से लड़का। और ये सुनने के बाद मन सोचता है कि ओ मीन्स ये लड़की कुछ ज्यादा ही लड़कों बदलने में कामयाब है। ये सोचता है कि मतलब इसको आदत है लड़कों कुछ ज्यादा ही जल्दी बदलने, क्योंकि बहुत परेशान थे स्ट्रेस की वजह से, तो ड्रिंक ऑफर किया गया था उसको। पीते पीते वो थोड़ा अपने आप को वीक फील करने लगती है, उठ के जाने वाली थी, वहां पर सिंह आता है, उसके साथ बदतमीजी करने की ट्राई करता है, और उसकी घटिया सी हरकत की वजह से उसे पता चल जाता है कि ये कौन है। उसके शॉर पे बोतल मार के वहां से निकल लेती है, और हमें दिखाया जाता है वो भागते भागते एक बंदे से टकराती है। लकीली ये जियांग था, तो जियांग से टकराने के बाद जो शेंग होता है उसके पीछे पीछे आता तो वो उसे दिखता है, पता नहीं वो उसे जानता नहीं था, लेकिन उसका जो लुक था वो डर जाता है। और उस टाइम पे वहां पर नीना भी आती है, और नीना वहां पर जो सीन है उसके कैरेक्टर पे उंगली डालने लगती है, उसके कैरेक्टर को उछालने लगती है, ये बोलते हुए कि मेरे बॉयफ्रेंड ने तुम्हें छोड़ दिया था, तो अब तुम रिवेंज ले रहे इस तरह से, तुम यहाँ पर किसी भी रैंडम लड़के को ढूंढने के लिए आई हुई हो। तभी जो शिनची बोलती है ऐसे नहीं ना, तुम्हें पता है इसने मुझे क्यों छोड़ा था, क्योंकि मैं इसको कभी डेट करती ही नहीं थी, इसने मुझे प्रपोज किया, जब मैंने मना किया तो ये मुझे हैरेस करने लगा, तो मैंने कंप्लेन कर दी कॉलेज में स्कूल टाइम के। वो बोलती है कि मैंने कंप्लेन कर दिया, उसके बाद ये निकाले जाने के डर से इसने ये बहम फैला दिया सबके सामने कि इसने मुझे छोड़ा है, ऐसी तो कोई बात नहीं, मुझे लगता है तुम्हारी आंखें फिर भी तुम्हें दिखाई नहीं देता, लड़कों के पैर ऐसा बोलते हैं, तो वो तो घबरा जाती है। उसके बाद वो पूछती है, वो कुछ बोल नहीं पाता। उसके बाद दिखाया जाता है जो जियांग होता है, जियांग को बोलने लगता है कि तुम कौन हो और तुम इसको कितने पैसे दे रही है लड़की जो तुम इसके साथ रह रहे हो। वो कुछ बोल नहीं रहा होता है, तो वो बोलते हैं कि क्या तुम गूंगे हो। तभी गूंगा सुनने के बाद जो शी ने उसको बोलते कि क्या तुम वही हो जो, तभी वो ऐसे इशारा करता है हमें वही हो, तब वो थोड़ा बेटर फील करके बाद दिखाया जाता है। वहाँ पर जिन है उसको नीचा दिखाने के लिए नीना ये बोलती है कि ऐसे इसके बारे में तुम्हें पता है, इसने अपने माँ बाप को मारा था, ये तो अपने माँ बाप को खा चुकी है। उससे ये सुन के बहुत बुरा लगता है, उसको ट्रॉमा जैसा फील होता है। जो जियांग उसके कानों को बंद करता है, वो रोने लग जाती है। तभी वहाँ पर जियांग के लोग आते हैं और उसके बाद उनको पटक के बाहर फेंकते हैं। नीना इस बात को जाने देने वाली नहीं थी, वो अपने आप से प्रॉमिस करते कि मैं इसका बदला तो जरूर लूंगी। उसके बाद हमें दिखाया जाता है अब जो सीन है वो जब अपनी आंखें खोलती है तो वो बेड पर होती है और डॉक्टर उसको चेक करके जा चुका था, और सीन थोड़ा सुकून वाली महसूस फील कर रही होती है। और तभी जियांग को वो उसे बोलती है कि क्या तुम मेरे थोड़ी करीब आ सकते हो। वो मन मन में सोच रहा होता है कि मैं इसके साथ गलत कर रहा हूँ, मैं एक मकसद के लिए एक ब्लाइंड लड़की का इस्तेमाल कैसे कर सकता हूँ। तभी वो उससे ऐसे हक करती है और उसके बाद वो दोनों वहीं पर नाइट स्पेंड कर लेते हैं। अब नीना को रिवेंज लेना था और वो उसके दूर की कजिन थी, इस बात की वजह से उसे पता है कि उसकी दादी माँ उसे बिल्कुल भी लाइक नहीं करती और अपने बेटे और बहू की मौत के लिए उसे हमेशा जिम्मेदार ठहराती है। तो वहाँ पर जाती है और उसके बाद दादी माँ को बताती है कि वो तो ये सब कुछ कर रही है, क्लब पे जाके कॉल बॉय के साथ अपने नाजायज संबंध बना रही है। दादी माँ बहुत गुस्से में थी और हमें दिखाया जाता है
वो ये भी बोलती है कि अगर आप अभी जाओगे उस क्लब में तो वो मिल जाएगी, और वो एक होटल रूम में गई है, मैंने पता भी लगाया दादी माँ। उसके बाद हमें दिखाया जाता है जब वो उस होटल कमरे में पहुँचती है तो उस टाइम पे वहाँ पर 1-2 रिपोर्टर को लेके भी आई हुई थी। वो उसका प्लान था, दादी माँ को पता नहीं था पूरा प्लान। और तभी वहाँ पर जाने के बाद तो जियांग था, और जियांग को देखते हुए ये बोल रही होती है कि नीना कि हाँ, ये लड़का है जो कॉल बॉय है। दादी माँ उसे जोर का तमाचा लगा के बोलती है कि ये उसका भाई है, तुम भाई बहन के रिश्ते को इस तरह से बिगाड़ रही हो। और तभी हमें पता चलता है कि फ्लैशबैक टाइम जहाँ पर जियांग को इसके बारे में पता चला कि यहाँ पर नीना शायद कुछ क्रिएट करने वाली है, तो उसने सिचुएशन को संभाल लिया था। और अभी प्रेजेंट में हमें दिखाया जाता है जो जियांग था वो दादी माँ को बोलता है कि ये कौन है दादी माँ जो मुझे और मेरी सिस्टर को ऐसे रिश्ते में धकेलने की ट्राई कर रही है। एक्चुअली ये ड्रंक मिली थी कल मुझे, तो मैं होटल रूम में लेके आया, इसमें गलत क्या है। दादी माँ बोलती है कोई गलत नहीं है। और तभी हमें दिखाया जाता है रिपोर्टर वाले बोलते हैं कि पर ये मैडम था, हमें यहाँ पर ये बोल के लाए थे कि यहाँ पर कुछ एक्सक्लूसिव न्यूज मिलेगा। और दादी माँ को पता चलता है नीना उसकी कुछ ज्यादा अच्छी है, जोर का तमाचा लगाती है। वो बोलने लगती है कि दादी माँ पर ये दोनों, तभी बोलते कि ये दोनों भाई बहन है, स्टेप सिबलिंग्स, और स्टेप सिबलिंग्स के बारे में कभी प्यार नहीं होता बोल के डांटती है। उसके बाद हमें दिखाया जाती होती है, वो बोलती है दादी माँ को कि ये मुझसे हमेशा जलती है, और इसको ना इस बात से अफसोस है कि मेरे आंखें ना होने के बाद में मैं हमेशा बेस्ट हूँ। अरे सही सलामत आंखें होने के बावजूद भी ये बेवकूफ़ी करती रहती है, और इसको ऐसा लगता है कि ये वो सब कुछ क्यों नहीं कर पा रही जो मैं कर पा रही हूँ। मैं इसलिए हमेशा इसको ये फीलिंग आती है कि इसको किस तरह से मुझे नीचा दिखाना है, ऐसा वो बोलती है। दादी माँ उससे पिटवा कर वहाँ से भगवा जाती है, वहाँ से भगा देती है। लिफ्ट में जब दोनों जा रहे थे तो उस टाइम पे जियांग को सिन थैंक यू बोलती है उसकी मदद करने के लिए। वो बोलता है आप मेरी सिस्टर हो और मेरा फर्ज बनता है आपकी मदद करो। और तब वो उससे बोलता है कि मैंने सुना था कि आप किसी मेल मॉडल को जो बोल भी नहीं सकता उसके पास आके थोड़ा अच्छा टाइम स्पेंड कर रही थी। ओके आई अंडरस्टैंड, आपकी उम्र है और प्लस आप ब्लाइंड हो तो किसी ऐसे रैंडम को ट्रस्ट भी नहीं कर सकते, लेकिन एयर फैमिली की बेटी होने के काम से काम रखो। वो उसे बोलते कि वो गया का। वो बोलता है क्यों, उसे लाइक करते हो क्या, उससे लात मारते हो। उसके बाद वो गिरने वाले थे उसे पकड़ता है। वो बोलता है ध्यान से, आई नो आपकी एज ऐसी है कि आप अपने आप को रोक नहीं पाते, लेकिन थोड़ी थोड़ी चीजों में ध्यान भी देना पड़ता है। बड़ी फैमिली की बेटी हो बोलकर उसे परेशान कर रहा होता है। वो बोलती है अगर दोबारा ऐसा मजाक किया गंदा सा तो मैं तुम्हारी टांगे तोड़। मन मन में सोचता है जब मैं कुछ नहीं बोलता हूँ तो इसको बड़ा अच्छा लगता हो, और जब मैं बोलने लगा हूँ तो इसको इतना ज्यादा इरिटेटिंग लग रहा हो। क्या ऐसी लड़की है ये बोलकर अपने आप को कंफ्यूज कर रहा होता है कि समझ नहीं पा रहा था कि करना क्या चाहती है। मैं जहाँ पर दादी माँ उसे रोकती है और वो बोलती है कि मुझे पता है तुम्हारा किसी के साथ अफेयर तो चल रहा है, क्योंकि दादाजी के विल को कंप्लीट करने के लिए तुम ये सब कुछ तो करोगी मुझे पता है, लेकिन उस सब कुछ सोचना भी मत किसी अननोन बंदे की बच्चे को मैं इस फैमिली में कभी भी एक्सेप्ट नहीं करूंगी। वो बोलते हैं डोंट वरी दादी माँ, फर्क नहीं पड़ता इन सब चीजों से। उसके बाद हमें दिखाया जाता है अगले सीन जहाँ पर दोनों एक दूसरे के साथ थे, एक्चुअली ब्लाइंड डेट में गए हुए होते हैं, और वहाँ पर जाने का रीजन ये था कि इन दोनों को साथ में रहना था और कैसी लड़की आएगी वो देखना था, क्योंकि दोनों ही जानते थे कि अब फैमिली की प्रॉपर्टी की बात है और सीन ऐसे जाने देना नहीं चाहती थी। वहाँ पर साइड पे बैठती है, उसे थैंक यू बोलता है, तभी वो बोलती है कि ज्यादा फैलो मत, अपना काम करो। दादी मैंने तुम्हारे लिए ब्लाइंड डेट अरेंज किया है, तो मैं यहाँ पर बस निगरानी रखने आई हूँ कि कैसी लड़की आने वाली है। उसके बाद जो लड़की वहाँ पर आती है वो तो पहले ही जियांग को इस बेसिस पे जज करने लगती है कि तुम एक नाजायज बेटी हो, और उसके मदर के बारे में पता नहीं क्या क्या ऐरा गैरा वही हाथ सी चीजें बोलने लगती है। और तभी उसको अपना फ्लैशबैक याद आ रहा होता है जहाँ पर रामी पता चलता है कि ये सच में किसी का तो नाजायज बच्चा था। और तभी वो कुछ क्या करता उससे पहले ही जो हमारी बंदी थी सिन उसके ऊपर पूरा कॉफी फेंक के मारती है, और वो बोलती है कि किसी के पैदाइश पर, किसी के पैदा होने पर तुम उसको जज नहीं कर सकते, तुम जैसी लड़कियां कैसे समझोगी। बाद में पता चला ये लड़की वन ऑफ दैट है जो स्नैन जो सीन है वो अच्छे से जानती थी, क्योंकि अब दादी माँ अरेंज की थी किसी फैमिली मेंबर्स की, किसी फैमिली रिलेटिव्स की बेटी के साथ इसका रिश्ता पक्का करवाई थी अपने पोते का। तो बाद में अच्छा खासा धुलाई भी करती है और अच्छी खासी इंसल्ट करके वहां से उससे भगा देती है। थैंक यू बोलता है, तभी वो बोलती है मुझे थैंक यू बोलने की कोई जरूरत नहीं, मुझे भी देखना पड़ता है कि मेरे फैमिली में कौन आने वाला है। कॉल पे बात करके जा रही होती है, एक लड़के से टकराती है, और ये था इस ड्रामे का प्रॉपर दूसरा वाला मेल जिसका नाम प्रेम होता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है थोड़ी देर तक तो उसे देखता ही रह जाता है, और वो मन मन में सोच रहा था ये लड़की कितनी प्रेटी है। उसके बाद पता चलता है कि इसके पीछे कुछ लड़कियां पड़ी थी
जो उसे अपना बनाना चाहती थी, मतलब वही अफेयर वाला मामला जिस बात की वजह से वो परेशान। और उसके बाद वो वहाँ पर उससे रिक्वेस्ट करता है कि थोड़ी देर के लिए मैं जो बोलूँगा प्लीज़ कुछ मत बोलना। उसके बाद वो बोलता है कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है, अगर तुम लोगों ने अपनी लिमिट क्रॉस कर दी तो ये तुम लोगों को नहीं छोड़ेगी। अरे बहुत खूबसूरत है, मैं इससे बहुत प्यार करता हूँ। उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो सिन्हे उसे झूठ पसंद नहीं था। वो उन लोगों के सामने बोलती कि मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है और मैं इसे पसंद भी नहीं करती, ना ही मैं इसे जानती। उसके बाद सब लोग उसे स्कैमबैग बोल के वहाँ से चले जाते हैं। फेंग जो एक बहुत बड़ा कैसनोवा बॉय था, अपने क्लब पे जाता है और उसके बाद अपने दोस्त के साथ उसी के बारे में बात कर रहा था और वो बोल रहा होता है कि इस लड़की को मैं 1 हफ्ते के अंदर अपना बनाऊंगा। नेक्स्ट डे मॉर्निंग जहाँ पर सिन जब अपने घर पे मैक के पास होती है तब वहाँ पर देखती है कि आया हुआ था फेंग। और फेंग पता चलता है कि फेंग जो है वो उसके फैमिली फ्रेंड्स का ही एक अंकल का बेटा था और वो बोला होता है कि एक्चुअली मैं अपने दोस्त को डिनर डेट पे ले जाना चाहता हूँ। वो तो तैयार थी लेकिन सिन मना करती है और दादी माँ के डांटने के बाद उसे वो चीज़ मानना ही पड़ता है। और तब भी हमें दिखाया जाता है वहाँ पर दादी माँ जो होती है वो जोर से वहाँ पर जिया को बुलाती है और बोलती है कि तुम भी जाओ इनके साथ और इसको अच्छा लगेगा। वो मन मन में सोचता है कि यहाँ पर कोई मुझे पूछ नहीं रहा है कि मुझे क्या अच्छा लगेगा। उसके बाद ये लोग डिनर के लिए चले जाते हैं। गाड़ी से बाहर निकलते टाइम वहाँ पर दोनों हाथ दे के बाहर निकलने की ट्राई करते हैं और ओ जिया का ना पकड़ कर फेंग का हाथ पकड़ के वो बाहर निकलती है। फेंग का हाथ पकड़ के वो बाहर निकल गई और यंग मन में सोच रहा होता है कि मैं अपने आप को इतना आउट क्यों फील कर। अंदर जाने के बाद दिखाया जाता है फेंग ये बोलता है कि तुम तो यहाँ पर हारी नहीं होगी लेकिन डोंट वरी, ये अच्छी जगह है, एक क्लब लेके आया था उसे। तभी जियांग बोलता है नहीं नहीं ये आ चुकी है, शायद आपने किसी पहले प्रेमी के साथ। उससे लात मारती है। उसके बाद अंदर जाने के बाद वो वहाँ पर ड्रिंक कवर करता है तो ड्रिंक को पकड़ती है। दूर बैठा हुआ था जियांग, जियांग को कहीं ना कहीं जेलसी महसूस जरूर हो रही थी लेकिन दिखा नहीं सकता था। और हमें दिखाया जाता है उसी समय पर वहाँ पर उससे कॉल आता है तो वो बाहर की तरफ जाता है, किसी सीक्रेट मैन से मिलता है जो उससे पूछ रहा होता है कि वहाँ पर काम कितना पहुंचा। वो बोल रहा होता है वो फैमिली पूरी तरह से मेरे कंट्रोल में है और मैं कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन हाँ सीन मेरे कंट्रोल में बिल्कुल भी नहीं आ रही है और वो बेबी करने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। और तभी हमें दिखाया जाता है कोई तो बूढ़ा आदमी था, वो बोल रहा होता है कि ऐसा कभी नहीं हो सकता। एंड देन हमें दिखाया जाता है जो सीन थी, सीन परेशान थी क्योंकि फिंग उसके पीछे हाथों के बड़ा था। उसे मुंह पे बोलती है कि तुम जैसे कैसनोवा इंसान को मैं कभी प्रायोरिटाइज करूंगी नहीं और ना ही मैं तुम्हें अपना पार्टनर सोचूंगी, तो प्लीज मुझे परेशान करना बंद करो। तभी हमें दिखाया जाता है वहां पर वो उसके कानों में ये बोलता है कि पर मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ने वाला क्योंकि मुझे तुम जेन्युइनली पसंद हो। और हमें दिखाया जाता है ये सब कुछ बातें तो नहीं लेकिन हाँ दोनों के बीच में जो भी वहाँ पर क्लोजनेस था वो देखकर जियांग को गुस्सा तो आ रहा था। और हमें दिखाया जाता है जो बंदी थी वो वहाँ पर टकराते हुए लंगड़ाते हुए आगे की तरफ जा रही थी तो कभी कोई कमरे में खींच लेता है, ये जियांग ही था। जियांग उसके क्लोज जाता है और पहले डरती है। वो बोलती है अगर तुमने कोई भी गलत स्टेप लिया तो मैं पुलिस को खबर कर दूंगी। तभी उसके हाथ पे मैं हूँ लिखता है। उसे रियलाइज होता है कि ये इसका बंदा है, मतलब मेल मॉडल जिसके साथ वो टाइम स्पेंड क्या करती थी। वो बोलते तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तभी वो उसे ये लिखता है कि तुम यहाँ पर किसी के साथ क्या कर रहे हो, मतलब किसी के साथ मेरा कोई प्रोजेक्ट ढूंढ लिया क्या। ये सुनने की बात जियांग मन ही मन में सोचता है कि मैं तुमसे प्यार कैसे कर सकता हूँ। एंड फ्लैशबैक टाइम जहाँ पर जो जियांग है, जियांग को उसका डैड जो इस ड्रामे में शायद में भी पॉसिबल एक विलेन कैरेक्टर बनने वाला है, मिस्टर लेबे, बहुत बुरी तरह से उसे पीट रहा होता है। उसे ये बोले जा रहा होता है कि तुम एक काम के लिए भेजा था वहाँ पर और तुमसे इतना भी नहीं हुआ। और जब जो जियांग था वो बोल रहा होता है कि मैं उसे धोखा देना नहीं चाहता, तभी उसका बाप उसे ये बोलने लगता है कि औरतें कभी भी प्यार करने के लिए बनी नहीं होती, औरतों को हमेशा जितना चाव खिलाओ उसके बाद छोड़ दो, और तुम एक लड़की की वजह से मेरे सबसे बड़े दुश्मन की बेटी के लिए पागल हो रहे हो और अपने पापा को इस तरह से बेवकूफ़ बना रहे हो, धोखा दे रहे हो, मैंने तुम्हें नहीं सिखाया। तभी जियांग को बहुत गुस्सा आ रहा होता है और तभी डैड ये बोल रहे होते हैं कि मैंने तुम्हें हमेशा पैसों को प्यार करने के लिए, पैसों को प्रायोरिटाइज करने के लिए सिखाया था और तुम एक लड़की के प्यार में पागल हो रहे हो। जियांग मन ही मन में सोचता है कि सही कहा डैड, आप मुझे हमेशा पैसों को प्रायोरिटाइज करने के लिए सिखाया, शायद यही रीज़न होगा कि आपने मुझे और मॉम को छोड़कर किसी रिच वुमन से शादी की थी। ऐसा वो बोलता है। अभी प्रेजेंट में जियांग जो होता है वो ऐसे इशारा करता है कि नहीं,
मुझे आपसे प्यार नहीं, लेकिन हाँ अटैचमेंट ज़रूर है। उसके बाद दोनों का कुछ मोमेंट वाला दिखाया जाता है और उसके बाद हमें दिखाया जाता है वो उसे रोकती है और बोलती है कि आज मुझे घर जाना है। दादी माँ बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाएंगी अगर मैं घर नहीं जाऊँगी तो। फिर कभी बोलकर उससे अपने क्लोज आने नहीं देती और उसके बाद वहाँ से चली जाती है। बाहर की तरफ वो जा रही होती है, उसके लिए रास्ता बना रहा था, सीक्रेटली उसको फॉलो कर रहा था, प्रोटेक्ट कर रहा था। लेकिन जियांग के मन में यही सवाल आ रहे होते कि क्या तुम्हें मुझसे प्यार हो गया है? और मन में सोचता है कि क्या मुझे कभी किसी से प्यार करने का हक है क्या? नहीं, मैं प्यार करने के लिए नहीं आया हूँ, मुझे कुछ और करना है यहाँ पर, ऐसा मन में सोच रहा होता है। और उसके बाद वहाँ पर वो उसका भाई होने का ड्रामा करते हुए आता है और उसके बाद वो बोलता है कि आप तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती, तो ख्याल रखने का ड्रामा क्यों करती हो? ये सुनने के बाद जो सीन है उससे बोलती है कि ज़्यादा हवा में उछलो मत। दादी माँ है, इसी बात की वजह से मुझे ये करना पड़ता है, वरना मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हारे आस-पास में रहने का। ऐसा बोल के बड़े रो-रो में वहाँ से चली जाती है। हम देखते हैं नेक्स्ट डे जब सीन ऑफिस में होती है तभी हमें दिखाया जाता है वहाँ पर आया हुआ होता है। सीन ऑफिस में होती है तो वहाँ पर आता है फेंग और उसके बाद फेंग प्लान कर रहा था कि उसको ना परस्यू किसी भी कीमत पे शिन को करना ही है, क्योंकि उस बंदे को कुछ ज़्यादा ही पसंद आ गई थी। लेकिन यहाँ पर सीन जैसे आती है तो उस समय पर दिखाया जाता है वहाँ पर एक लेडी आती है जो शीन और उसकी कंपनी को गंदा बोल रही होती है, बुरी चीज़ें बोल रही होती है। हालाँकि शीन की कंपनी ने कुछ किया नहीं था। शीन की कंपनी एक फार्मास्यूटिकल कंपनी थी जो साल उससे मेडिसिन बनाया करती थी, लेकिन उन लेडी का ये कहना था कि इन लोगों ने गलत मेडिसिन बनाने की वजह से उनकी मॉम और डैड की डेथ हुई है, मतलब उनके बूढ़े माँ बाप की डेथ हुई है। एंड वहाँ पर आंटी जी मीडिया भी लेके आई थी। लग रहा था कि कुछ ज़्यादा ही बड़ा वाला साजिश गेम यहाँ पर खेला जा रहा है, क्योंकि 2 सेकंड में मीडिया वाले भी आए थे और सीन जब सचाने की ट्राई करती है तो उल्टा उसके बारे में उल्टी-सीधी बातें कहा जा रहा होता है। इस बात की वजह से वो परेशान, उसके ऊपर कुछ मारा जाने वाला था और फेंग वहाँ पर बचाने आने वाला था। तभी वहाँ पर आता है जियांग, जियांग उसे कवर करता है। उसके बाद अंदर दिखाया जाता है अपने सारे एम्प्लॉय को डाँटने लगती है, ये बोलते हुए कि अगर आज मेरे पापा ज़िंदा होते तो ऐसा कुछ भी ना होता। आप लोग इतने केयरलेस कैसे हो सकते हो? सब लोग यही बोलते हैं कि हमने तो ऐसा कुछ नहीं किया। और तभी जो शिन है वो बोलती है कि मेरे पापा ने इस कंपनी को बहुत मेहनत से बनाया है, तो मैं ऐसे इमेज को खराब होने नहीं दे सकती। वो लोग बोल रहे होते कि कुछ पैसे देके बात को रफ़ा-दफ़ा करते हैं। वो बोलती है पैसे देके रफ़ा-दफ़ा करेंगे तो कल कोई और आएगा सेम चीज़ लेकर। तो सच जाना है मुझे, ज़्यादा नहीं, बस 1 हफ्ते का टाइम दीजिए, मैं सब कुछ सॉर्ट आउट कर लूँगी। ऐसा वो बोलती है। उसके बाद वो अपने लोगों को बोलते हैं कि वो लेडी कहाँ पर रहती है, कौन है, मुझे पता लगाओ और मुझे उस लेडी से सच जानना है कि उसने इतनी बड़ी ज़रूरत क्यों की। एंड देन हमें दिखाया जाता है शिन और जियांग और साथ में फेंग उस विलेज के लिए निकलते हैं जहाँ पर ओ लेडी के बारे में पता चला था, मतलब ओ लेडी वहाँ पर रहती है, ऐसा वहाँ पर पता चला था। और हमें दिखाया जाता है जो जियांग था उसको शिन बोलते कि तुम यहाँ पर क्यों हो मेरे साथ, मैंने तो नहीं बोला था तुम्हें आने के लिए। तभी वो उससे कुछ बोलता है, उससे पहले वो अपने डैड की बात याद करता है। ये बोला हुआ था उसके डैड ने कि तुम्हें उसका भरोसा किसी भी कीमत पे जीतना है, अगर तुम मेरे कही हुई बातों को ना कर पाए तो मेरा बेटा मैं मानूंगा ही नहीं। प्रेजेंट में वो हंसता है और बोलता है कि अगर आप इतने बड़े मिशन पे जगह पे आए हुए हो तो दादी माँ को मैं क्या जवाब दूंगा, तो सोचा कि आपके साथ आकर ही साथ में मर लेता हूँ, ऐसा हो बोल। अब यहाँ पर हमें दिखाया जाता है इन दोनों का नोक-झोंक तो चलता रहता है और साथ ही में हमें दिखाया जाता है वहाँ पर फेंग भी आ चुका था। फेंग को देखने के बाद जियांग बोलता है कि तुम्हें यहाँ पर आने की कोई जरूरत ही नहीं है। सुनने के बाद फेंग बोलता है कि मैं भी यहाँ पर इनकी मदद करने की राय की। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है वहाँ पर एक छोटी सी बच्ची होती है जो ऑलमोस्ट 16 साल की होती है। वो भागते हुए आ रही होती है और उसके बाद इन तीनों के सामने आकर टकराती है। वो बोली होती है कि प्लीज मुझे बचाओ, मेरे पेरेंट्स मेरी शादी करवाने चाहते हैं। तभी जो हमारी बंदी थी वो बोलती कि तुम तो काफी छोटी लग रही हो बातों से और तुम शादी। तभी वो बोलती कि हाँ मेरे पेरेंट्स जबरदस्ती मेरी शादी करवाना चाहते हैं, ऐसे इंसान से जिसको मैं जानती भी नहीं हूँ और बहुत ज्यादा एजेड आदमी है। तभी हमें दिखाया जाता है वहाँ पर उसके पेरेंट्स आते हैं और पेरेंट्स वही थे जो अभी शिन की कंपनी में बहुत बड़ा तमाशा क्रिएट करते कहते हुए कि उसके मदर इन लॉ और उसके फादर इन लॉ की डेथ हुई थी। और उन दोनों को देखने के बाद तो ये लोग शॉक में आते हैं और तभी शिन कुछ बोलते उससे पहले वो लोग ये बोलने लगते कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ। तभी जो शिन थी वो बोलते कि यहाँ पर हम कम्पेंसेट करने के लिए आए हैं तुम्हारे मॉम डैड के साथ जो भी है उसके लिए, लेकिन उससे पहले हम तुम लोगों के साथ कुछ बात करना चाहते हैं। और वो लोगों को ऐसा लगा कि सच्ची में ये लोग पैसे देने के लिए आए होंगे। इसी बात की वजह से पैसों के लालची भूखे इंसान इस बात पे ओके कर देते हैं। और हमें दिखाया जाता है जियांग जो होता है वो शिन के साथ रहना चाहता था, लेकिन शिन मना कर देती है और वो ये बोलती है कि मुझे तुम पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं। फेंग जो होता है उसके साथ वहाँ से चली जाती है। जियांग जो होता है वो मन में सोच रहा होता है कि अगर डैड ने ना बोला होता तो मैं यहाँ पर कभी भी ना आता। और ये ऐसे शो ऑफ कर रही है जैसे कि मैं इसके लिए मरे जा रहा हूँ, उससे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है।
उसके बाद दिखाया जाता है विलेज से उस लोग को घर पे लेके जाता है और उसके बाद हमें दिखाया जाता है वही बच्चे जिसको उसके मॉम डैड बहुत बुरी तरह से डांट रहे होते, उसे डरा धमका रहे होते कि अगर तुमने अपना मुंह खोलने की ट्राई किया तो हम तुम्हें जिंदा दफना देंगे। उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो रिलेशनशिप था थोड़ा ठरकी टाइप का आदमी था जो शिन को गलत नजर से देख रहा था। जियांग रियलाइज करता है इस बात की वजह से जियांग शिन को अपने पास खींचकर बहुत ज्यादा नजदीक होकर खड़ा हुआ था। उसकी नज़र थोड़ी दूर होती है, मतलब हिम्मत किसकी होगी इतने बड़े मुस्टंडे से भिड़ने की। एंड देन हम देखते हैं रात को सोने के लिए भी इनमें काफ़ी अच्छी खासी लड़ाई होती है। जियांग और फेंग को साथ में सोना पड़ता है, लेकिन जियांग बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं था। बाद में वो जो शिन है उसके साथ जाकर सोता है। सुबह वो दिखाया जाता है उसकी लाठी गायब थी, वो जैसे तैसे उठकर बाहर आती है तो गिरने वाली थी, तो फेंग देखता है, फेंग उठाता है, उससे पहले वहाँ पर जियांग आके उसे उठा लेता है। वो बोलती है मेरी लाठी कहाँ पर है। और तभी कल रात वाला मामला जब उसे याद आता है कि क्योंकि ये मैडम कुछ ज्यादा ही भाव खा रहे थे यहाँ पर, तो जियांग को बिल्कुल भी कोई भी भाव दे नहीं रही थी। इस बात की वजह से उसने जानबूझ के उसे परेशान करने के लिए, उसका अटेंशन पाने के लिए उसकी लाठी को गायब कर दिया था और खुद ही उसे गोदी में उठाकर टेबल में रखता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है वहाँ पर वो विलेज शेफ का बेटा आता है और उसके बाद ये लोग ट्राई करते हैं उन लेडी के बारे में जानने की जिनकी मौत हुई थी अभी रिसेंटली। तभी इन लोगों को ये पता चलता है कि वो लेडी और उनके हस्बैंड की अचानक डेथ हुई थी और उन लोगों ने पोस्टमार्टम भी नहीं करवाया था। बस उन लोगों ने ये बोल दिया कि वो तुम्हारी कंपनी की मेडिसिन खिलाने की वजह से हुआ है और डेट एक्सपायर और गलत तरीके से बने हुए मेडिसिन खिला रहे हो। और तभी वो लोग बोलते हैं कि पर किसी की डेथ होती है तो पोस्टमार्टम होता है और कोई रिचुअल होता है। तभी वो लोग बोलते हैं कि नहीं हमें तो पता नहीं है ऐसी बातें, और उसकी जो बेटी है उसकी भी बहुत जल्द शादी करवाई जाने वाली है। अब लेकिन वो बहुत छोटी है। वो बोलते कि कितने छोटी हो, बोलते 16 साल है। सुनने के बाद तो वो तो शौक में कि 16 साल की बच्ची की शादी कौन करवाता है। तभी वो बोलते कि पता नहीं उसके माँ बाप ऐसे भी, उसकी जो मॉम है वो उसकी असली मॉम नहीं है और बाप भी इतना ज़्यादा उसका सगा है नहीं। और तभी उसे बहुत बुरा लगता है, लेकिन बाद में ये लोग डिसाइड करते कि कुछ तो हुआ था। ये उसकी मौत नहीं लगी, मौत उनकी कोई मेडिसिन की लापरवाही की वजह से नहीं, लगता है कुछ और वैसे हुआ था जो ये लोग जानना चाहते थे। इन्हें नाम देखते हैं जब ये लोग जा रहे होते तो उस टाइम पे कुछ लोग उस बेबी को, उस लड़की को जिसका नाम जिया होता है, इसको बुली कर रहे होते वहां पर जाके सबको वहां से भगा देती है। और उसके बाद इनकी मदद करने के बाद जिया बोलते कि मुझे पता है आप लोग मेरी दादी माँ की मौत का सच जानने के लिए, मेरे दादाजी दादी माँ की मौत का सच जानने के लिए आए हुए हो और मैं आप लोग की मदद कर सकती हूँ, लेकिन बाहर जाके मैं कुछ नहीं कर सकती। वो बोलते क्या था, वो बोलती है एक्चुअल में मेरे दादा दादी की मौत आप लोगों की मेडिसिन की वजह से नहीं, मेरी मॉम डैड की लापरवाही की वजह से और उनकी ग्रेजीनेस की वजह से हुआ है। वो बोलती है कि दरअसल एक दिन जब उसकी दादी माँ के लिए वो खाना लेके जा रही थी तो उसने उसके मॉम डैड को बात करते हुए सुना था कि अगर मेडिसिन का ओवरडोज देके अगर दादी माँ को निपटा दिया जाए, मतलब होता है ना, आप लोग समझ गए होंगे, तो फार्मास्यूटिकल कंपनी अच्छा खासा चार्ज पे करना पड़ेगा उन लोगों को और ब्लेम कर देंगे, पैसा खाएंगे। और ये सारी चीज़ें सुन के उसे बहुत बुरा लगा और उसके बाद वो सारा सच बताती है और वो बोलते कि मेरे मॉम डैड बहुत ग्रेडी है। और ये सुन के उनको बहुत ज़्यादा बड़ा धक्का लगता है कि कोई इंसान अपने घर के सबसे बड़े बुजुर्गों के एक साथ ऐसा कैसे कर सकता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो जी हाँ होती है, वो बोलते हैं कि और वो लोग मेरी शादी भी इसलिए करवाना चाहते हैं जल्द से जल्द ताकि मैं अपने हस्बैंड के पास जाऊँ और इनकी असलियत किसी को ना बताऊँ, और वो मुझे डरा के धमकाते रहते हैं। वो बोलती है कि तुम इतनी छोटी सी हो और तुमने सच बताने की हिम्मत कैसे की, मतलब तुम अपने पेरेंट्स के अगेंस्ट जाकर हमें सच बता रही हो। तब जिया बोलती है कि क्योंकि दादी माँ हमेशा बोलती थी कि सच की हमेशा जीत होती है, मैं अपनी दादी माँ को बहुत मिस करती हूँ, मैं अपने दादाजी को बहुत मिस करती हूँ बोल के रोने लगती है। तभी जो फेंग था, फेंग और शिंदो ने उसे प्रॉमिस करते कि उसके फर्दर एजुकेशन की पूरी जिम्मेदारी इनकी है और ये टोटल इनकी मदद करेंगे। और हमें दिखाया जाता है उसकी बेकर फेंग चला जाता है और जो हमारा बंदा था जियांग और शिन आगे जा रहे होते। सीन किसी को कॉल करती है और जिया के फर्दर स्टडी के लिए उसका सारा बंदोबस्त करने के लिए बातें कर रही होती है। और तभी वो तो बिल्कुल भी वहाँ पर जियांग उसको भाव देने रहते। जियांग उसे लड़ने से अच्छा सोचता है कि एक बार जाके कार लेके आता, वो जाता है कार लेने के लिए, लेकिन तभी जो सीन है वो किडनैप हो जाती है। तब वो वापस, तब तक तो वो थी नहीं, अब ये तो घबरा गया। उसके बाद वो अंदर की तरफ ढूंढने के लिए गया। अंदर जाने के बाद हमें ये दिखाया जाता है कि फेंग और जिया को भी बांधा गया था और हमें पहले दिखाया जाता है जो हमारी बंदी थी उसको तो जिया के पेरेंट्स ने ही किडनैप किया हुआ था। और इनका प्लान ये था कि क्योंकि इनकी जो साजिश थी, जो शिन है उसको पता चल चुका था इस बात की वजह से उसको खत्म करने का प्लान बनाए थे, लेकिन इतनी जोर से सर टकराने की वजह से उसको धीमे धीमे दिखने लगता है। और हमको दिखाया जाता है जो जिया होती है, जिया और फेंग साथ में होते हैं और वहाँ पर जब तक जियांग पहुँचता है, जियांग पूछता है कि हे कहाँ पर हो और तुम दोनों इस हाल में क्यों हो। तभी वो लोग बोलते हैं कि हमारा सर किसी ने बहुत जोर से मारा और हम अभी जब अपने आंखें खोले तो इस हाल में थे। और ये सुनने के बाद उसके बाद वो समझ जाता है कि अब सीन खतरे में है। उसके बाद वो वहाँ से निकल लेता है।
फेंग तो चिल्लाते रह जाता है, ये बोलते हुए कि हमारी भी मदद करो, हमें भी छुड़ाओ, हम साथ में जाएँगे। जो सीन है उसे ढूँढने के लिए। उसके बाद हमें दिखाया जाता है वहाँ पर वो लोग उसे मारने का प्लान बना रहे होते हैं, उसको ऑलमोस्ट खत्म कर ही देते हैं और इनफैक्ट जो है वो उनसे प्रॉमिस कर रहे होते हैं कि अगर वो लोग उसे जाने देते तो अच्छा खासा पैसा मिलेगा। लेकिन ये लोग सुनने वालों में से तो बिल्कुल भी नहीं थे। एंड देन हम देखते हैं उसी समय पर वहाँ पर पहुँचता है हमारा बंदा जो जिया को जो शिन को पकड़ लेता है। एंड देन हम देखते हैं अब वहाँ पर पहुँचा शिन को बचाने के लिए शिन बेहोश और उसके बाद वो लोग पकड़े जाते हैं और फेंग ये दिखता है कि हालाँकि अब बेचारे फेंग को तो पता ही नहीं ना इन दोनों का क्या रिश्ता है। इनफैक्ट हमारी बंदी को भी नहीं पता था, वो तो अलग बात है। तो जब वो बेहोश होती है तो घबराहट के मारे उससे हग करता है और उसके फोrehead पे किस करता है। फेंग को थोड़ा फिश से लगता है और हमें दिखाया जाता है उसके बाद असली कल्प्रिट पकड़े गए और शिन की कंपनी फिर से एक बहुत गंदे इंजाम से बाहर हो चुकी थी। और जब हॉस्पिटल में हमारी शिन अपनी आंखें खोलती है तो वो रियलाइज करती है कि वो अपनी आंखें देख सकती थी, मतलब क्लियरली वो अपना विजन वापस पा चुकी थी। पहले तो वो बहुत खुश थी क्योंकि उसका विजन वापस आ चुका था। उसके बाद वो जैसे उठती है तो वो देखती है कि जियांग अपने शर्ट को पहन रहा था और उसका बैक वाला बटरफ्लाई उसे दिखता है। काफी अपीलिंग बॉडी थी और बंदी थी भी तो एक अच्छी खासी मैच्योर एज वाली ना। फिर तो उसे देखते रह जाती है। उसके बाद अपने आप को कंट्रोल करती है और उसके बाद जियांग उसे बोलता है कि उठ गई तुम, सर तो दर्द नहीं हो रहा ना। वो बोलते नहीं हो नहीं रहा। ओ कुछ बोलती उससे पहले जियांग उसे बोलता है पानी पी लो और तुम आराम करो। वो बोलते थैंक यू भाई। वो बोलता है भाई, तभी बोलते हाँ तो तुम मेरे भाई हो ना, मेरे डैड के दूसरे बेटे। उसके बाद वो मन में सोचता है कि मैं अपना कैरेक्टर कैसे बोलता हूँ, पर मुझे अब तुम्हारा भाई नहीं होना। पता नहीं क्यों अपने आप को रोक नहीं पा रहा। उसके फोrehead पर टच करता है। उसके बाद उसे सोने के लिए बोलता है, अपना फोन साइलेंट करता है और उसके साइड वाले सोफा में वो वहीं पर आराम करने लगता है। और शिन जो होती है वो उठती है। उसके बाद वो अपने मेल मॉडल वाले बॉयफ्रेंड को, मतलब लवर बोल सकते हैं, उसको कॉल लगाती है। उसे थोड़ी पता है कि यहाँ पर क्या कांड है। उसको उसका वाइब्रेटिंग दिख रहा था तो वो थोड़ी घबरा जाती है कि मतलब वो फोन लगा रहे हैं, वो फोन बज रहा है, फोन लगा रहे हैं, वो फोन बज रहा है। तो थोड़ा सस्पेशन तो आता है ना मन में। तो जैसे वो नजदीक जाती है उस टाइम तक वो उड़ चुका था और वो पूछता है कि तुम कर क्या रही हो। तभी वो बोलती है कि तुम्हारा फोन बज रहा था तो मुझे लगा उठा लूं। और तभी वो बोलता है मेरा फोन, और उसके बाद वो फोन को निकालता है और उसके बाद बोलता है दादी माँ का मिस कॉल था, दादी माँ को पता चलेगा तुम्हारे साथ क्या हुआ है तो परेशान हो जाएंगी, तो कल ठीक है ना, अब तुम आराम करो बोलकर वो वहां से चला जाता है। बोलते है कि हाँ दादी माँ बोलिए, बोल के वो बहाना कर रहा था। लेकिन वो मन ही मन में सोचती है कि मैं भी ना कितना ओवरथिंक करती हूँ, ये कैसे हो सकता है, ये तो मेरा भाई है, मेरे डैड का दूसरा बेटा। ऐसा वो सोचती है। बाहर जाने के बाद दिखाया जाता है जहाँ पर जियांग ने तो ड्रामा किया था कि उसका कॉल आया है, उसका कोई भी कॉल आया नहीं था। वो भी मन ही मन में सोचता है कि खुश थी कि ये लोग अपनी कंपनी को साथ मिलकर सॉर्ट आउट कर पाए थे। और हमें दिखाया जाता है शिन है, उसने किसी को बताया नहीं था कि वो देख सकती है। और पता नहीं शिन ये चीज रियलाइज कर रही थी कि वो अपने स्टेप ब्रदर की तरफ कुछ ज्यादा अट्रैक्टेड हो रही थी और वो अपने आप को कंट्रोल कर रही थी कि ये बहुत गलत है। हमें दिखाया जाता है उसके बाद वो अपने कमरे में होती है, वो कॉल कर रही होती है अपने लवर को, मतलब मेल मॉडल वाले लवर को, जो खन्ने से कॉल कर रही थी, मैसेज कर रही थी और मैसेज पे बोलती कि मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। तो वो रिप्लाई करता है जियांग की शाम को मिलते। और उसे पता नहीं कि शाम को कैसे मिलना है क्योंकि हमारी मैडम तो मिलने के लिए बेकरार थी। तो शाम वाला सीन जहाँ पर वो क्लब पे बैठी हुई थी, वो मन मन में सोच रही थी कि आज तो मुझे जानना ही है कि तुम कौन हो, कैसे दिखती हो और कहाँ पर रहती है। जा रही होती है। कुछ समय बाद वहाँ पर जियांग आता है, लेकिन अंदर जाता उससे पहले वो देखता है फेंग अंदर गया है। फेंग तो अब बेचारी उससे बात करने लगता है और इस जलन के मारे वहाँ से चला जाता है। वो वहाँ से ये बोलकर निकलने वाली थी कि तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन यू, लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है उससे बोलता है तुम उसके बारे में जानती क्या हो? अरे श्योर, तुम्हारा स्टेप ब्रदर रियल में तुम्हारा स्टेप ब्रदर ही है, या फिर तो उसके बारे में कुछ और जानना है जो तुम्हें पता ही नहीं है। के बाद ओ उसकी तरफ देखती है। ओके जियांग कहीं ना कहीं अपने मिशन में कमजोर पड़ रहा था। वो उससे वो नहीं दे पा रहा था जिसके लिए उसे भेजा हुआ था। तो उससे पीट रहे होते, डांट रहे होते और बोल रहे होते कि अगर तुम लायक बेटे होते तो उस टाइम पे शायद उस फैमिली की सारी प्रॉपर्टी मेरी होती है और तुम मेरे लिए और कॉम्प्लिकेशन क्रिएट कर रहे हो। ऐसा बोलकर अपने लोगों से बेल्ट मांगते ताकि उसे भेज सके, लेकिन यहाँ पर कोई भी उसे बेल्ट नहीं देता। इनफैक्ट वो बेल्ट तो बेटे के हाथ में थमा दिया जाता है, जियांग के हाथ में। तो जियांग के पापा को समझ में आ जाता है कि ये जितने भी लोग हैं इसके तो साइड में अभी है नहीं, मतलब आप लोग समझ गए होंगे। जियांग बोलता है मैं 18 साल की उम्र, वो बोलता है मैं 9 से
9 साल की उम्र से आपके साथ हूँ। मुझे किसी ने बताया था कि आप मेरे पापा हो। इसके अलावा मुझे आपके बारे में कुछ नहीं पता। आपको क्या लगता है कि इतने सालों तक मैं आपका पालतू कुत्ता बनकर मैं कुछ भी ना किया होगा या फिर मुझे कुछ भी नहीं पता होगा आपके बारे में? मुझे हर चीज़ पता है आपके बारे में कि कब क्या करती हो। वो हँसने लगता है, ये बोलती है कि मुझे तुमसे ये उम्मीद तो करना ही चाहिए था, तुम एक गंदी नाले के कीड़े हो। वो बोलता है, भूलो मत, आप मेरे पापा हो, तो गंदी नाले का कीड़ा मतलब आप ही से पैदा हुआ हो। ये बोल रहा होता है कि तुम्हारे फैमिली के साथ जो भी आया हो उसमें कहीं न कहीं उसका हाथ है और वो उसके बारे में उल्टी-सीधी बातें बोल रहा होता है। कुछ तो ऐसी बातें थी जो उसने देखा हुआ था, लेकिन जो हमारी बंदी थी वो बोलती है, सबसे पहली बात तो मुझे तुमसे ये जानने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है कि कौन क्या है, कौन क्या नहीं है, और दूसरी बात, इस तरह से अगर मेरे बारे में बकवास करोगे या फिर मेरे आस-पास के लोगों के बारे में बकवास करोगे ना, तो मैं तुम्हारी टाँगें तोड़ दूँगी, बोल के वहाँ से वो चली जाती है। उसके बारे में कोई भी बातें ट्रस्ट नहीं करती। पैरेलली जहाँ पर जियांग को उसके डैड बोले होते हैं कि चलो कोई बात नहीं, तुमने मेरे सारे लोगों को अपनी तरफ कर लिया है, ओके ये चलता है, तुम मेरे बेटे हो इतना मैं बर्दाश्त कर लूँगा। लेकिन एक बात बताओ, तुम्हें उसको कुछ ज़्यादा ही पसंद आ गई, ज़्यादा ही पसंद है तुम्हें वो। लेकिन अगर उसे ये पता है कि बेटे हो, जिस बंदे की वज़ह से उसके पेरेंट्स की मौत हुई देन व्हाट? क्या तुम श्योर हो वो तुम्हें एक्सेप्ट कर लेगी? वो तो उसका दिमाग खराब होता है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है जियांग था वो अपने पापा का कॉलर पकड़ता है। वो बोलता है कि ये सब कुछ नौटंकी, इनसे कुछ नहीं होगा। अगर कोई भी लड़की ये जानती है कि उसके माँ-बाप की मौत के पीछे उस प्रेमी के पापा का हाथ है, तो वो कभी भी उसको नहीं अपनाएगी। तो अब तुम्हें मेरा काम करना है। मैं जो काम के लिए तुम्हें वहाँ पर भेजा वो खत्म ना हो और सक्सेसफुल ना हो, उसके बाद मैं तुम्हें आज़ाद कर दूँगा। उसके बाद अगर रहना है तो उसके साथ रह लेना, ऐसा वो बोलता है। और उसके बाद बेचारा जियांग जियांग तो सोच में पड़ता है। उसको दिखाया जाता है सोफे में सो रही होती है, वहाँ पर जियांग आता है, उसके फोrehead पे किस करके चला जाता है। अब सीन तो अंधी नहीं है ना, वो समझ नहीं पाती क्या चल रहा है। और उसके बाद सुबह वाला सीन जहाँ पर सीन दादी माँ से बात कर रही होती है, दादी माँ उससे बोल रही होती है कि अब तुम्हें सीन को अपनाना तो पड़ेगा, क्योंकि कब तक तुम लोग ऐसे एक दूसरे से दूर जाते रहोगे, और शादी तो करनी है एंड फैमिली बिजनेस के लिए भी अच्छा है। तभी सीन बोलती है कि दादी माँ अभी मैं रेडी नहीं हूँ मेंटली। तभी वहाँ पर जियांग आता है, सब दोनों को गुड मॉर्निंग बोलता है और वो उससे पूछता है कि तुम्हारी तबीयत कैसी, लेकिन वो तो ये बोलती है कि मुझे ऑफिस जाना है, और वो लंगड़ाते हुए बाहर की तरफ निकलने लगती है, मतलब प्रेजेंटेटिव टू जियांग बोलता है रुको मैं छोड़ देता हूँ तुम्हें। वो बोलते हैं क्या हुआ है तुम्हें? तभी वो बोलती है तुम्हारे में जितना दूर रहे ना उतना ही अच्छा है। ये बोल के आगे जा रहे होते तभी एक गाड़ी उसे ऑलमोस्ट टक्कर मारने वाली रियलाइज करता है कि उसके डैड की बात उसके ना मानकर, और तभी हमें दिखाया जाता है हिंदी और जियांग को बोलती है कि तुम मेरे आगे पीछे मनाना बंद करो, लेकिन वो उससे गोदी में उठा के बोलता है कि बहुत जिद्दी हो तुम। उसके बाद वो दूसरी गाड़ी में लेकर उसे ऑफिस छोड़ता है और वो बोलता है मैं तुम्हें शाम को लेने भी आऊंगा, क्योंकि ही वॉज ओल्ड। लेकिन हमें दिखाया जाता है जो जियांग था उसको सीन बोलती है इसकी कोई ज़रूरत नहीं, वो चुपचाप अंदर जाती है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है उसका पापा जो था उसको कॉल करता है और बोलता है कि आपको ये सब कुछ तुच्छ सी हरकत करने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं आपकी बात मानने के लिए तैयार हूँ। बोलता है मुझे पता है तुम्हें किस तरह से मैनिपुलेट करना है, किस तरह से अपना बात मनवाना है, तो चलो शुक्र है, तो अगर तुम मान चुके हो मेरी बात तो आ जाओ मिलने के लिए ऑफिस में। सिन सोच नहीं पा रहे थे कि इसका मेल मॉडल वाला बंदा क्यों कांटेक्ट में नहीं आ रहा, ना ही उससे मिलने आ रहा है। वो सोच नहीं पा रहे होते, समझ नहीं पा रहे होते, और इनफैक्ट जब ऑफिस में अच्छा खासा प्रेजेंटेशन चल रहा था फिर भी उसका ध्यान तो वहीं पर था। वहाँ पर एम्प्लॉइज को ये लग रहा था कि बहुत गंदा प्रेजेंटेशन था, जिस बात की वजह से इसने इस तरह से रिस्पॉन्ड किया, लेकिन इनको क्या पता कि क्या बात है। और उसके बाद हमें दिखा जाता है वो मैसेज करती है फिर से अपने नाइट वाले बंदे को, ये लिख करके आज मैं वेट कर रही हूँ और तुम्हारे लिए सरप्राइज है, जल्दी से आ जाना, और हाँ इस बार इंतजार मत करवाना। उसके बाद अच्छा सा सेटअप बनवा के बैठी हुई थी आपने रूम और होटल रूम में एक्चुअली, और वहाँ पर वो मन ही मन में सोच रही थी कि अगर उसे ये पता चलेगा कि मेरी आंखें वापस आ चुकी है तो मे बी वो खुश हो जाए। फिर मन मन में ये भी सोचती है कि मैं ये एक्सपेक्ट क्यों कर रही हूँ कि वो खुश होगा, वो उसका और मेरा इतना अच्छा रिश्ता है नहीं। बाद में हमें दिखाया जाता है वहाँ पर जियांग आता है, उसे पीछे से हक करता है और वो उसे बोलते हैं कि आ गई तुम, अच्छा है कि आ गए, मुझे लगा था कि तुम तो भागे होंगे किसी और के साथ। और तभी जैसे ही वो उसकी तरफ देखती है उसके बाद उसकी वाट लग जाती है, मतलब उसकी हालत टाइट हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर तो जियांग उसके क्लोज आता है, उससे पहले उसे रोकती है और उसके बाद वो बोलती है कि तुम शावर ले लो क्योंकि तुम्हारे कपड़ों से स्मेल आ रही है, वो शावर लेने जाता है। उसके बाद तो थोड़ी देर तो उसका दिमाग बंद होता है, प्रोसेस कर ही नहीं पा रहा था कि क्या करना है। उसके बाद वो जल्द से जल्द वहाँ पर एक पेपर में कुछ लिखती है, उसके बाद वहाँ से वो भाग जाती है। जब जियांग बाहर आता है तो वो देखता है वो तो है नहीं। उसके बाद वो लेटर में वहाँ पर पेपर में लिखा हुआ देखता है कि ये जो भी है, इस बात वो कुछ सोचता है उससे पहले वो देखता है साइड पर लाठी था, वो मतलब उसे थोड़ा डाउट, वो भागकर गाड़ी के नजदीक जाती है तो उसे रोक, उसके बाद अब उसका भाई बन उसे देख थोड़ा सा घबरा, वो बोलता है कि तुम यहाँ पर तुमसे मतलब, और वो घबराई हुई थी, मैंने सोच रही होती कि इसको पता नहीं चलनी चाहिए। और तभी वो उसे बोलता है कि ओके तुम्हारे शौक के लिए तो तुम यहाँ पर आ सकते हो, इसमें कोई इश्यू नहीं, लेकिन हाँ किसी और को पता चलेगा तो प्रॉब्लम होगा। और उसे बोलता है चलो मैं घर तक छोड़ता हूँ, मुझे कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन उसे गोदी में उठा के गाड़ी में बैठाता है। उसके बाद घर आने के बाद वो चुपचाप गाड़ी से बाहर निकलती है। वो बोलता है रुको, और उसके बाद वो बोलता है लगता है कुछ भूल गई हो तुम।
उसके बाद वो उसका लाठी देता है और उसे आइडिया लगता है कि इसको डाउट होने लगा इस पर। तो उसके बाद वो अब इस बात को छुपा के क्या करती है, उसे आइडिया लग चुका है कि इसने पकड़ लिया, मतलब घबराहट के मारे जोशी ने उसने अपनी असलियत खोल दी थी। इस बात की वजह से वो इस बात को दादी माँ को बता देती है कि वो अपनी आंखें देख सकती है। उसके बाद शीन जो होती है अपनी दादी माँ को बोलती है कि पापा हमेशा से कंपनी को फॉरेन में एक्सपांड करना चाहती थी दादी माँ, तुम्हें कुछ समय फॉरेन में रहकर काम करना चाहिए। दादी माँ खुश थी क्योंकि हम लोग ये तो समझ गए होंगे कि दादी माँ को अपने बेटे और पोते पे कुछ ज्यादा इमोशनल अटैचमेंट था। प्लस अगर उनके कोई इच्छा है तो वो कैसे। अब हमें दिखाया जाता है ये सब बातें जयंग सुन रहा होता है और उसके बाद हमें दिखाया जाता है शिन के कमरे में शिन के पास आता है। वो बोलते तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, उसे पीछे से टैग करता है, उसे धक्का देती है और तभी वो उसे किस करने वाला था उसे रोकते हैं, बोलते कि क्या कर रही है, घर है मेरा, और तभी उसे किस कर लेता है। और उसके बाद वो बोलता है कि तो चलो फाइनली तुमने मान। और तभी वो उससे बोलती है कि तुम्हारे भाई बहन है, हमारा रिश्ता है ब्रदर सिस्टर का, और तुम क्या कर रहे हो। तभी वो बोलता है तुमने सही कहा कि तुम्हारा और मेरा कोई फॉर्चुनेटली भाई बहन वाला तो नहीं है, थैंक गॉड कि तुम मेरी बहन नहीं हो। उसके बाद वो तो कुछ समझती है, उससे पहले उसे चक्कर आता है, उसकी गोदी में बेहोश होती है। उसके बाद जियांग उसके फोrehead पर किस करता है और उसे सुलाता है, उसे बोलता है आई एम सॉरी। उसके बाद उसके साइड पर ड्रॉर में ओलाकिट जो जियांग के पापा लेने के लिए बोले थे वो लेकर यहाँ से चला जाता है और हमें दिखाया जाता है अब उसके बाद वो अपने डैड को लॉकेट दे देता है। डैड खुश थे कि फाइनली जो मकसद के लिए उस घर में भेजा गया था उसके दूसरे बेटे को तो वो तो कर चुका है। उसे बोलते कि मुझे तुम फक्र है। तभी वो वहाँ से जाने वाला होता है और तभी हमें दिखाया जाता है जो जियांग था वो देखता है कि उस लकीर से एक मेमोरी चिप निकाला जाता है और उसके बाद उसमें वीडियो था जहाँ पर जियांग के पापा और हमारी बंदी शिन के पापा एक समय पे बहुत बड़े डॉक्टर्स हुआ करते थे और प्लस फार्मास्यूटिकल कंपनी में काम भी किया करते थे। उसी दौरान एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट मेडिसिन बनाया गया था और जो जियांग के पापा थे उस मेडिसिन को मार्केट पे जाके हाई वैल्यू में बेचना चाहते थे 2 नंबरी करके, और जो शिन के पापा है वो गरीबों में देना चाहते थे और इसी बात की वजह से लड़ाई होती है। और इस बात की वजह से हमें दिखाया जाता है शिन के पापा है वो ये बोलते हैं तुम मेरी बातें नहीं मानोगे तो मैं पुलिस को खबर कर दूंगा इसके बारे में। और उसके बाद में वो अपने पापा को बोलता है कि आप इस बात की वजह से उन लोगों को मार दिए। वो बोलता है हाँ, क्योंकि मेरे लिए पैसे और पावर के आगे कुछ नहीं आता ना ही, लेकिन मैं खुश हूँ कि तुमने मेरा काम कर दिया। ये सब कुछ फेंग भी देख रहा होता है। फेंग दरअसल अंकल जी का जायज बेटा था, मतलब जियांग ना जायज बेटा और फेंग जायज बेटा। और हमें दिखाया जाता है जो जियांग था वो बोलता है कि आप इतनी बड़ी बेवकूफ़ी कैसे कर सकते हो, आप इंसान नहीं जानवर हो। वो बोलता है कि मुझे सेंट लाइन मत मारो, मैंने बोला है ना पैसे और पावर के आगे कुछ नहीं। एटलीस्ट तुम मेरे अच्छे बेटे हो कि तुमने मेरा सबसे बड़े लाइफ का जो गोल था उसको अचीव करने में मदद की, अब जाओ तुम जो करना है करो। और हमें दिखाया जाता है ये सब कुछ देख के तो फेंग का दिमाग खराब होता है। वो समझ नहीं पाता कि क्या ये सच में इसके पापा है, मतलब अपने पापा के हैवानियत वाला रूप उसने कभी सोचा नहीं था। और हमें दिखाया जाता है और तभी वो कुछ सोच रहा होता है और हमें दिखाया जाता है जो जियांग के पापा उसके असिस्टेंट आता है और वो बोलता है कि बॉस आपको पता था ना आपका बेटा अपने साइट पर कैमरा भी लेके आया हुआ था, माइक्रोचिप था साथ में। बोलता है कि क्या फर्क पड़ता है, ऐसे जो खून हुआ है कुछ सालों पहले उसका सारा इंजाम तो उसी पे लगने वाला है ना, चलो मेरा एक बेटा है तो कुछ अच्छा काम आने वाला है मेरे लिए, ऐसा वो बोलता है। और उसके बाद हमें जो जियांग थी घर पे होती है और तभी वो सारे लोग वहाँ पर न्यूज़ देखते हैं और फेंग भी क्लब पे था, वो भी न्यूज़ ही देख रहा था कि साल पहले जो सिन के पापा उसकी मॉम मर गए थे, उसका मास्टरमाइंड कोई और नहीं। दादी माँ को तो बहुत बड़ा धक्का लगता है कि ऐसे बहरूपिया को उन्होंने अपना पोता समझ लिया। और जो हमारा बंदा था वो तो फेंग समझ नहीं पा रहा था कि उसको इसके ब्रदर का साइड लेना है या फिर उसके पापा का लेना है, क्योंकि बंदा और हमें दिखाया जाता है ये सुन के तो बेचारी शीन तो शॉक में आती है। उसे अपने आप पे बहुत ज़्यादा अफसोस हो रहा था कि उसे ऐसे इंसान के साथ रिश्ते बहुत ज़्यादा अजीब सफोकेटेड फील होता है, जिस बात की वजह से हॉस्पिटल में चली जाती है। एंड देन सी कार्टूनों की बात दिखाया जाता है अगले सीन जहाँ पर जियांग के पापा बहुत गुस्से में थे क्योंकि उनको लगा था कि वो अपने बेटे को पकड़वा देंगे, लेकिन जियांग भागने में कामयाब हो। वो बोलता है कि कोई बात नहीं, अगर मेरा दूसरा बेटा काम नहीं आ रहा तो पहले बेटे का इस्तेमाल करते हैं। और उसके बाद वो बोलता है कि जियांग को तो कोई ना कोई ढूंढ नहीं लेगा और पकड़ में आ ही जाएगा, पहले आप फेंग का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद जो डैड होते वो दादी माँ के पास जाके फेंग और सिन का रिश्ता पक्का करवाते और वहाँ पर इनफैक्ट फेंग जब बोलता है कि पर सिन को मैंने प्रपोज किया हुआ था और उसने एग्री नहीं किया था, तभी सिन वहाँ पर आती है और बोलती है कि मैं शादी के लिए तैयार हूँ। और
घर में खुशी का माहौल। और हमें दिखाया जाता है अब जहाँ पर जियांग के पास उसका बंदा जाता है और बोलता है कि बॉस इन दोनों की शादी होने वाली है कल। और ये सुनने के बाद तो कुछ नहीं बोलता और वो बोलता है कि बस पर आपको रुकना पड़ेगा ना, आपको पता ही है आपको क्या करना है। तभी वो अपना मास्क वास्क पहन कर वहाँ से वो निकल लेता है। तो परेशान था क्योंकि उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसे बताना चाहिए या नहीं, क्योंकि वो पूरा इंसान नहीं था जैसे कि मैंने बोला। और वो ना ही अपने पापा को जेल जाते हुए देखना चाहता था। और हमें दिखाया जाता है वहाँ पर जियांग के पापा मतलब फेंग के भी पापा जब बातें कर रहे होते तो वहाँ पर आके एक बार तो कन्फर्म करने की ट्राई करता है, लेकिन डैड उसे तमाचा मार के बोलते हैं कि एक बेटे ने आपसे दूर कर चुका हो, अगर तू मेरी बातें नहीं सुनेगा तो तुझे भी दूर करना पड़ेगा। डैड धमका कर उसे रिंग बनवे जाने के लिए बोलते हैं। शिन थी वो किडनैप हो जाती है। शिन जब अपने आंखें खोलती है तो उस टाइम पे वो अपने आप को जियांग के पास लेती है। जियांग को जोर का तमाचा लगाती है। एक बहुत बड़ा बनते बनते रह गया एक घर था जहाँ पर उसे रखा हुआ था। बोलती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे मुझे उठाने की, और तभी मुझे पता है तुम मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती और ये जायज सी बात, लेकिन मुझे ये चीज अच्छा नहीं लगा कि तुम मेरे भाई से शादी कर रही थी। वो बोलते हैं होते कौन हो, अगर मैं तुम्हारे भाई से शादी नहीं करूंगी तो कैसे पता चलेगा, मैं तुम्हारे भाई से शादी नहीं करूंगी तो तुम्हारे डैड के अगेंस्ट सबूत मुझे। वो बोलता है हाँ वो तुम्हें ढूंढना पड़ेगा, लेकिन एक बात बताओ तुम अगर उस दिन मेरी बातें ना मानती तो अब तक यहाँ पर थोड़ी रहती। और हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है जब उसे पता चला था वो प्रेग्नेंट है, इनफैक्ट अबॉर्शन भी नहीं करवा सकती उसके फिजिकल कंडीशन की वजह से। तो वो वहाँ पर टेंशन के मारे बैठी हुई थी। उससे ड्रॉर में एक लेटर मिलता है जहाँ जियांग ने अपनी सारी बातें लिखी हुई थी और उसने ये बोला था कि ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। मैं तुम्हारे घर से तुम्हारे पापा ने जो एविडेंस कलेक्ट किया था वो लेके गया, मैं ही तुम्हें मदद करूंगा, तुम्हारी मदद करूंगा तुम्हारे पापा का इंसाफ दिलाने में, लेकिन तुम्हें इसके लिए ऐसा प्रेजेंट करना पड़ेगा कि तुम शादी के लिए तैयार हो और कहीं ना कहीं तुम्हें उनके अगेंस्ट एविडेंस मिल जाएगा और मैं भी साथ में तुम्हारी मदद करूंगा अभी प्रेजेंट में। जहाँ पर वो उसके पास आकर आता है और वो बोलता है कि अगर तुम मेरी बातें ना मानती, मेरी बातों से फर्क ना पड़ता तो तुम मेरी बातें मानकर उसे शादी करने के लिए हाँ ना बोलती। उसके बाद दिखाया जाता है जो रान होती है वो बहुत ज्यादा गुस्से में थी और उसे बोलता है कि तुम अपना गुस्सा बाद में निकाल लेना, अभी के लिए हम जो कर रहे हैं उसको खत्म करते। तभी वहाँ पर फेंग भाग के आता है और उन दोनों को बोलता है कि मेरे डैड तुम दोनों को नहीं छोड़ने वाले, तो तुम लोग यहाँ से भाग जाओ। और तभी हमें दिखाया जाता है अचानक से वहाँ पर डैड आ पहुँचते हैं। डैड के आने के बाद वहाँ पर सिर्फ जियांग होता है। जियांग अपने डैड को बोलता है कि आपके प्लान के हिसाब से सबके दुनिया में, सारी दुनिया वालों की नज़र में मैं उनके शिन के फैमिली का कातिल हूँ, उसके मॉम डैड की मौत का रीजन हूँ, तो अब आपका मकसद पूरा हो चुका है। वो बोलता है हाँ चलो शुक्र है तुम्हारा और मेरा ब्लड रिलेशन कुछ तो काम आया। और तभी जियांग वहाँ पर ये सब कुछ बोल रहा होता है। सिन और फेंग चुप के रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। वो बोल रहा होता है कि मैं पैसे और पावर के आगे कुछ नहीं देखता, उस टाइम पे मैंने अपने दोस्त और उसकी वाइफ को मारा था और उसकी बेटी को भी मारना चाहता था, लेकिन वो बच गई। और तभी हमें दिखाया जाता है वहाँ पर पुलिस वाले आते और उसके बाद अब वैसी बात है उसे पकड़कर मर्डर के जुर्म में जेल पे डाल देते हैं। उसके बाद ये तीनों साथ में। और तभी फेंग जो होता है उसको शिन बोलते हैं अरे ओके, वो बोलता है कोई बात नहीं, मुझे आदत है, मुझे अब अफ़सोस नहीं होता कि मेरी मॉम डैड को डिवोर्स देकर फ़ॉरेन क्यों शिफ्ट हो गई और कभी वापस आने के बारे में उन्होंने सोचा भी नहीं। मुझे लगा था कि शायद मेरी किस्मत ऐसी होगी, लेकिन मेरे डैड ऐसे मैंने कभी सोचा नहीं था। मेरे डैड इंसान नहीं बल्कि जान। शिन को बोलता है कि अब तुम्हारा क्या? वो बोलते हैं कि मेरी किस्मत की वजह से। तभी जियांग को वो बोलता है कि क्या तुम सच में मेरे भाई हो? वो बोलता है हाँ, ब्लड रिलेशन से, लेकिन हाँ हमारी मॉम अलग है। जो भी हुआ उन सब में ना हम सब एक टीम से, तो तुम मेरे भाई हो। मगर मुझे तुम्हारे ऊपर कोई भी गुस्सा नहीं है, क्योंकि मेरी मॉम और डैड जब साथ में थे, जब स्ट्रगलिंग टाइम पे थे, तो मेरी मॉम का इस्तेमाल किया था डैड ने, और जैसे उनको तुम्हारी मॉम मिली उसके बाद उन्होंने मेरी मॉम को छोड़ दिया था मरने के लिए। मुझे तो बस उठाया गया था ये बोलकर कि मेरा कोई पाप है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरा बाप ऐसा होगा। ऐसा वो बोलता है। उसके बाद वो बोलता है कि और मैं अब फ़ॉरेन वापस जाना चाहता हूँ मॉम के साथ रहने के लिए। और ये सुनने के बाद जियांग बोलता है कि अच्छी बात है। एंड देन फेंग उससे बोलता है कि क्या तुम मैं एक बार हक कर सकता हूँ, आफ्टर ऑल हम दोनों साथ ही करने वाले थे। तभी वो हाँ बोलती, लेकिन वो जियांग अपने पास खींच के बोलता है नहीं, तुम जा सकते हो, अपनी भाभी का हाथ मत लगाओ।
उसके बाद वो बाय बोल के चला जाता है और हमें दिखाया जाता है दादी माँ बहुत गुस्से में थी इतने बड़े धोखे की वजह से और जियांग पैरों में पड़कर माफी मांगता है और तभी जो हमारी बंदी थी वो बोलते हैं दादी माँ आप इसे माफ कर दो ना, इसकी वजह से आज मॉम डैड के कातिल को हम पकड़ पाए हैं, इसने कोई गलती नहीं की, इसने कुछ गलत नहीं किया। और तभी हमें दिखाया जाता है दादी माँ बोलते कि तुम दोनों के साथ मैं कैसे आ सकती हूँ, अब तुम दोनों को। उसके बाद दादी माँ ये बोलते हैं कि अगर तुम लोगों ने साथ रहने का डिसाइड कर ही लिया है तो बड़े लोग वहाँ से चले जाते हैं और सीन अपने मॉम डैड के ग्रेवयार्ड पे जाती है और वो बोलती है कि मॉम डैड आज फाइनली आपके कातिलों को उनकी की सज़ा मिल गई। और वो बोलती है कि और मैं आज आपको मेरे बॉयफ्रेंड से मिलवाना चाहती हूँ बोल के वो जियांग को इंट्रोड्यूस करवाती है और इस तरह से ड्रामा ख़त्म। क्या लगता है गाइज़ आप लोगों को कि ड्रामे का हैप्पी एंडिंग था या सैड एंडिंग? मतलब अगर आप उस कंडीशन में होते जहाँ पर ये पता चलता कि जिससे आप प्यार करने लगे उसकी मॉम डैड की वजह से, उसके पेरेंट्स की वजह से वो आपके पेरेंट्स की मौत हुई है, तो क्या आप उस बंदे को एक्सेप्ट करते? जो भी लगे, जैसा भी लगे कमेंट बॉक्स में अपना थॉट ज़रूर बताना। चैनल में नए हो तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।